everyone. Today we are going to discuss about the Newton's second laws of motions. जैसा कि आप जानते हैं कि the Newton first laws of motions was a very simple case where the next external force acting on a body was zero. But right now in second law we are going to discuss the situations where some external forces act on a body. तो जब किसी वस्तु पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है तो उस समय किसी भी बॉडी पे लगने वाला फोर्स इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस जो है उसके मोशंस को कैसे प्रभावित करता है वो न्यूटन साहब ने सेकंड लॉ में हमें डिराइव करके दिया था, जिसमें F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हम पढ़ते हैं। तो यहाँ इस डिस्कशंस में अभी जो हमारा मेन कंसर्न है मोमेंटम के बारे में जानने का, क्योंकि अगर मोमेंटम के बारे में नहीं समझा तो फिर हम लोग डिटेल में न्यूटन सेकेंड लॉज को समझ नहीं पाएंगे। तो मोमेंटम के केस में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, और वो एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे सपोज़ करिए आपका एक रोड है और रोड पे दो गाड़ी पार्क है, एक कार है और एक ट्रक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रक का मास काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू द कार। जैसे कि यहाँ इस केसेस में आपका जो ट्रक का मास है वो 8000 kg का है और कार का मास 1500 kg का है। ठीक है, दोनों का दोनों अभी क्या है, रेस्ट की अवस्था में है। u इक्वल टू यूटी इक्वल टू 0। यूटी मतलब हो गया क्या चीज़, तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रक, एंड यूसी मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ द कार, दोनों ज़ीरो है। अब अगर ऐसी आवश्यकता है, इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम चाहते हैं कि 5 मिनट में मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड पे जा कर के दोनों की वेलोसिटी 13 किलोमीटर पर आवर हो जाए। मतलब ये कार भी 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव करे और ये ट्रक भी 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव करे। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा तब पॉसिबल होगा जब आप ट्रक को ज़्यादा तेज़ी से यहाँ से पुश करेंगे। यू हैव टू पुश द ट्रक with a higher forces than the car to bring them to the same speed in same time। ये तो सिंपल सा है कि जब आपको इस ट्रक को और इस कार दोनों को एक पर्टिकुलर समय में, जैसे 5 मिनट के 5 सेकेंड में या आप उसको बढ़ा सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में जब आपको इसको एक सर्टेन वेलोसिटी अचीव करवानी होगी तो नेचुरली है कि ट्रक भारी है तो उसको क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स से आपको पुश करना पड़ेगा रेदर देन द कार। तो क्या हुआ कि यहाँ इसकी मास ज़्यादा थी तो आपको इसको ज़्यादा फोर्स से पुल करना पड़ा। ठीक है, और अगर सपोज़ करिए कि ये दोनों गाड़ी जो है 5 सेकेंड के बाद 30 किलोमीटर पर आवर और यहाँ भी 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को एक्वायर कर लिया है, और अब अगर आपको दोनों को रोकना है इस कितना देर में, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड में। ठीक है, 5 सेकेंड में इसको रोकना है तो नेचुरली है कि आपको ट्रक को रोकने के लिए क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई करना पड़ेगा। अपोजिंग फोर्सेस जो है आपको ट्रक को रोकने के लिए ज़्यादा अपोजिंग फोर्सेस अप्लाई करना पड़ेगा रेदर देन द कार। तो आप क्या देख रहे हैं कि जिस बॉडी की मास ज़्यादा है उसको मोशन में लाने के लिए आपको कंपैरेटिवली लोअर मासेस के कंपैरिजन में ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई करना पड़ता है। सेम उसी तरह से आप ये देख रहे हैं कि जब कोई बॉडी दो अनइक्वल मासेस है, कार का मासेस आपको 1500 kg है और ट्रक का मासेस आपको 8000 kg है, और दोनों इक्वल वेलोसिटी से जब मूव कर रही है और उसको एक पर्टिकुलर टाइम में आपको स्टॉप करने के लिए कहा जाए तो नेचुरल है कि आपको जो है सो ट्रक को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई करना पड़ेगा रेदर देन द कार। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि कैसे फोर्स जो है आप अप्लाइडेड फोर्स जो है या एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपका मास पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जिस मोशन जो है आपका वो भी मास पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि हायर मासेस जहाँ हैं वहाँ ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई करना पड़ रहा है। तो यू आर सीइंग the dependency of the motion on the mass of a body, the dependency of the motion in the force is applied। मतलब कि जब फोर्स अप्लाई हो रही होती है तो किसी बॉडी का मोशन उसके मास पर निर्भर करती है। ये आपको इस एग्जांपल से क्लियर है। नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल हमारे पास है कि सपोज़ करिए कि छत है और छत से आप एक छोटा सा पत्थर नियरली आप यहाँ पे 0.5 आधे kg का पत्थर है और एक 5 kg का पत्थर है, और जब आप दोनों को गिराते हैं तो ये जो बंदा है इसको कैच करने के लिए आसान कौन होगा, ये होगा। कि कैच करने का मतलब क्या, इसके मोशन को स्टॉप करने के लिए इसको कम फोर्सेस अप्लाई करना पड़ेगा। इज़ वेरी मतलब कूल होकर के उसको कैच कर लेगा। लेकिन इसी बंदे को जब 5 kg के मास को स्टॉप करना होगा, कैच करना होगा, तो ये इससे नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि मास इज़ प्लेइंग ए रोल इन मोशन।
आपने देखा। तो आप ये चीज़ कह सकते हो कि इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस ऑन द मोशन ऑफ ए बॉडी निर्भर करती है किस पे, मास ऑफ द बॉडी पर निर्भर करती है। ये इस दोनों एग्जाम्पल से क्लियर है दैट कि इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑन द मोशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन द मास ऑफ ए बॉडी। नाउ लेट्स सी दैट हियर इज अ बुलेट लाइक AK-47, ठीक है। और आपको पता है कि AK-47 से जब बुलेट फायर की जाती है तो उसकी स्पीड लगभग आपको 700 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से बुलेट जो है वो मूव करता है। तो अगर इस रफ्तार से बुलेट को फायर की गई, ठीक है, तो ये बुलेट अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है तो आई थिंक कि उसके टिश्यूज़ को चीरता हुआ वो जो है सो एक अंदर काफ़ी अंदर चला जाएगा और तब जाकर रुकेगा। इट मीन्स दैट इट कॉजेज मोर कैजुअलिटी टू द पर्सन। लेकिन सेम इसी मास का बुलेट अगर आपको वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर होगी, 70 मीटर पर सेकेंड से अगर इसको थ्रो किया जाए तो शायद इसको कैजुअलिटी कर ही ना पाए, टकरा करके नीचे गिर जाएगी। तो आप कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि जब इसको अपोजिंग फोर्सेस मतलब कि हायर वेलोसिटी से जब सेम मास से मूव कर रही है, देखो यहाँ भी वही मास है और यहाँ भी वही बुलेट है, लेकिन यह बुलेट अभी 700 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, तो इसको रोकने के लिए अपोजिंग फोर्सेस क्या ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है। और यही सेम मास का बुलेट जब 70 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए स्मॉलर फोर्सेस अप्लाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि जो मोशन ऑफ ए बॉडी पे जो फोर्स का प्रभाव होता है वो डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी पे भी, ठीक है। इस एग्जाम्पल से क्लियर है दैट द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन द मोशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, ठीक है। तो जब फोर्स का इम्पैक्ट, ठीक है, जब फोर्स का इम्पैक्ट बॉडी के मोशंस पे दो चीज़ों पर निर्भर किया, मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों पैरामीटर को हम इक्वली कंसीडर करें, देन वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पैरामीटर एंड वी से दैट मोमेंटम इज नथिंग बट द मास प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ ए बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। इट इज़ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। सो आप ये कह सकते हो कि मोमेंटम, जब आपने मोमेंटम को कंसीडर किया तो एक्चुअली में आपने जो है सो अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी आपने इसको कंसीडर किया। सो व्हाट इज मोमेंटम? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। किसी वस्तु में कितना मोशन है उसको बताता है, वो मोमेंटम होता है। आपने देखा कि मोमेंटम कैसे एक रेलिवेंट वेरिएबल हो जाता है जब आप कंसीडर करते हो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन द मोशन ऑफ ए बॉडी। सो वी कैन से दैट मोमेंटम ऑफ ए body is a relevant variable while we consider impact of force on the motion of a body, ठीक है, motion of a बॉडी। तो ये जब आप देख लिया कि आपने कि जब भी आप फोर्सेस का इफेक्ट बॉडी के मोशंस पे कितना पड़ेगा वो अब आपका मोमेंटम पे डिपेंड करता है। तो मोमेंटम है क्या? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी फ़िलहाल जैसे मैग्नीट्यूड के केसेस ही हम देख रहे हैं। अगर आप यहाँ इस एग्जांपल को गौर से देखें तो ये कार भी रेस्ट में है, ये ट्रक भी रेस्ट में है। तो अगर हम कहेंगे कि मोमेंटम ऑफ कार तो ज़ीरो हो जाएगा, अगर हम कहेंगे मोमेंटम ऑफ ट्रक तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है। 5 सेकेंड के बाद कार की वेलोसिटी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर और ट्रक की भी वेलोसिटी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए मोमेंटम क्या हुआ, तो PC1, ठीक है, मतलब 5 सेकेंड के बाद का कंडीशन देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर इंटू मास कितना है इसका, तो मास है 1500 kg। तो 1500 kg, तो ये कितना हो गया आपका, हो गया 15×45 kg, ठीक है। और ये एक्चुअली में जो किलोमीटर है उसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड जो है, क्योंकि उसका जो है सो हम वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं।
तो इस हिसाब से अगर इसको हम लिखें तो इसको इतना फिलहाल अभी हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा kg, ठीक है, ये हो जाएगा kg और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 45 और यहाँ पे कितना 000 और जब इसका मोमेंटम हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा pt1, तो ये हो जाएगा आपको, तो आप ये हो गया आपको मास कितना हो गया इसका 8000 kg, तो ये हो गया 8000 kg और इंटू वेलोसिटी कितनी हो गई तो 30 किलोमीटर पर आवर, आप इसको लिख सकते हो 24,000, ठीक है, और kg किलोमीटर पर आवर। अभी ये किलोमीटर पर आवर में कंसीडर कर रहा हूँ। तो अब देखो कि यहाँ मोमेंटम में चेंजेस किस केसेस में ज़्यादा हो रहा है। ट्रक के केसेस में चेंज इन मोमेंटम है आपका 24,000 kg किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कार के केसेस में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, ये हो जा रहा है 45,000 kg किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्या चीज़ कि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा हो रहा है। कहीं से देखो, यहाँ से इस ट्रक को जीरो वेलोसिटी से 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी लाने के लिए चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा हुआ इन कंपैरिजन टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार, ठीक है। इससे क्या मतलब निकला कि कहीं ना कहीं आप ये भी देख रहे थे कि ट्रक को उस वेलोसिटी तक लाने में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि द फोर्स is proportional to the momentum, change in momentum. Force is proportional to del P, मतलब क्या चीज़ तो change in momentum। क्या लिख रहे हैं इसको हम लोग, change in momentum, change in momentum, ठीक है। इससे तो लग रहा है आपको कि फोर्स जहाँ चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा हो रहा है वहाँ फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है। अगर फिर नहीं बिलीव हो रहा है तो आप इसको एक केस और देखो कि जब आप इसको रेस्ट में ले आओगे तो चेंज इन मोमेंटम भी इतना ही होगा। तो आप इस चीज़ से कंक्लूड कर सकते हो कि हायर विल बी द चेंज इन मोमेंटम, हायर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस द मोशन, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका मोमेंटम का केस। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि क्या इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन द मोशन ऑफ बॉडी केवल मास ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे ही डिपेंड करता है या और भी केसेस और भी पैरामीटर्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, एक्चुअली ये मेरा एग्जांपल नहीं है, ये रियल लाइफ का एग्जांपल है, दैट वी ऑल हैव प्लेड क्रिकेट इन आवर लाइफ। जब हम लोग पहली बार क्रिकेट खेलने जाते हैं एंड वी हैव नोटिस्ड कि व्हेन वी कैचेस अ बॉल तो वो हमारे हाथों पे काफ़ी ज़ोर से हर्ट करता है। जब भी आप किसी बॉल को कैच करते हैं तो आपके हाथों पे उस समय इनिशियली जब आप नया क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो काफ़ी ज़ोर से मतलब पेन होता था, दर्द होता था। आपको ऐसा लगता था कि जैसे कि ज़्यादा फोर्सेस जो है वो आप पे अप्लाई हो रहा है या आप बॉल पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जो अब हमारा केस क्या है कि अब जब धीरे धीरे जब आप मैच्योर होने लगते हैं क्रिकेट के गेम में तो आपको बॉल किसी भी हाइट से आपकी तरफ आ रही होती है, आपको कैच करने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि आप ने नोटिस किया होगा कि बॉल को आप कैच करते समय पीछे की ओर खींचते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि मोमेंटम चेंजेस, फोर्स जो हर्ट हुआ मोमेंटम चेंज है। जब आपने हाथ को पीछे की ओर खींचा तो उस केसेस में क्या हुआ कि बॉडी की वेलोसिटी को जीरो तक लाने में आपने एक पर्टिकुलर टाइम इलेप्स किया, ठीक है। और उस टाइम की वजह से क्या होता है कि आपको मोमेंटम चेंज होने में ज़्यादा टाइम लग गया तो आपने आसानी से उसको कैच कर लिया। लेकिन एक जब हम नए होते हैं क्रिकेट के गेम में तो बॉल को जब हम कैच करते हैं तो सीधे अपने हाथ को रेस्ट मतलब फिक्स्ड करके कैच करते हैं। तो उस केसेस में मोमेंटम अब्रप्टली चेंज होता है। बॉल आ रही है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ और हमारे हाथ से टकराई और हमने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसका मोमेंटम अब्रप्टली चेंज हुआ। तो उस अब्रप्ट चेंजेस की वजह से क्या होता था कि हमारे हाथों पे जोर का झटका या जोर का चोट लगता था जो है सो। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि वही बॉल जो आप धीरे ऐसे करके कैच करते थे, हाथ को पीछे खींच करके कैच करते थे, तो आपको वो कम फोर्स सप्लाई करना पड़ता था और कम चोट लगता था बॉल के द्वारा। और वहीं जब आप हाथ को फिक्स रख के कैच करते थे तो आपको ज़्यादा चोट लगता था। तो ये एग्जाम्पल क्या सजेस्ट कर रहा है कि चूँकि आपने इस वाले केसेस में बॉल को रेस्ट में लाने में काफ़ी टाइम इलेप्स किया तो चेंज इन मोमेंटम आप देख रहे हैं कि चेंज इन मोमेंटम दोनों के केस में सेम हो रहा है। लेकिन इसमें जब आप बॉल हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं तो चेंज इन मोमेंटम होने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कहें तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फोर्स का इम्पैक्ट जो है सो क्या होता है
तो टाइम पे भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम में आपने उस मोमेंटम के चेंजेस को लाया है। मतलब कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चलिए इसको हम लोग जो है सो एक एग्जाम्पल के थ्रू मोर एलोबरेट करके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कैचिंग ए बॉल बाय ए प्लेयर। आई हैव मेंशन्ड दैट कि अगर आप स्टार्टिंग में क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उस केसेस में क्या होता है कि जो क्रिकेट का बॉल होता है जब आप उसको कैच करते हैं तो अपने हाथ को एकदम स्टैटिक ऐसे करके कैच करते हैं, एकदम स्ट्रेट उसमें। और तो उस समय क्या होता है कि बॉल जब आ रही होती है तो उसका जो है वेलोसिटी बढ़ रहा होता है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से उसका मोमेंटम भी बढ़ रहा होता है। और जैसे ही आपके हाथ के पास जब आती है तो उसका एक हाईएस्ट मोमेंटम होता है, और जब आप उसको अचानक से रोकते हैं तो चेंज इन मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा एक स्मॉलर टाइम पीरियड में घटित हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हाथ पे काफ़ी जोर का झटका लगता है और आपको भी बॉल को अप्लाई करने के लिए काफ़ी जोर का फोर्स लगाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि केवल बातें जो है सो चेंज इन मोमेंटम पे ही निर्भर नहीं कर रही हैं, वो इस बात पे भी निर्भर करती है कि कितनी जल्दी वो चेंज इन मोमेंटम को लाया गया। लाइक यू हैव सीन कि जो बहुत बेहतरीन क्रिकेटर्स होते हैं तो वो कैच को जब करते हैं तो वो हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। एंड वाई आर दे डूइंग सो? बिकॉज वो क्या करते हैं, वो बॉल को ज़्यादा समय देना चाहते हैं रेस्ट में लाने से पहले। मतलब बॉल अचानक से रेस्ट में ना आ जाए, वो एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं जिसमें कि बॉल रेस्ट में आता है। तो उस केसेस में क्या होता है कि बॉडी का मोमेंटम जो होता है उसको चेंज करने में एक पर्टिकुलर टाइम लग जाता है, और तब उस केसेस में बॉडी हाथों पे काफ़ी कम फोर्स अप्लाई होता है। और ये हम लोग फील करके भी देख चुके हैं कि अपने लाइफ में जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और काफ़ी खेलने में मैच्योर हो जाते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि फोर्स नॉट ओनली डिपेंड ऑन द चेंज इन मोमेंटम, बल जो है वो केवल चेंज इन मोमेंटम पे ही डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, बट ऑल्सो ऑन हाउ फास्ट द चेंज इन मोमेंटम इज ब्राउट अबाउट। कितनी जल्दी वो मोमेंटम में चेंजेस को लाया गया है। द सेम चेंजेस इन द मोमेंटम ब्राउट अबाउट इन ए शॉर्टर टाइम नीड्स ए ग्रेटर अप्लाइड फोर्स। अगर उतना ही मोमेंटम में चेंजेस अगर आप कम समय में लाएंगे तो ज़्यादा अप्लाइडेड फोर्स जो है सो उस पर लगेगा या लगाना पड़ेगा। एक केस देखते हैं हम लोग। जैसा कि मेरा केस क्या कह रहा है, आपने जंपिंग एक्टिविटी आप सब ने अपने लाइफ में की होगी, ठीक है। जो जंपिंग एक्टिविटीज़ होती है उसमें क्या होता है कि जब आप जंप करते हैं तो अगर आपने पैर को सीधा रखा, थोड़ा भी पैर में जो फ्लेक्सेस होते हैं, मतलब जो आपका जो घुटना है उसका फ्लेक्स नीचे की ओर जो है सो फ्लेक्स करते हैं, ठीक है। तो अगर आप सीधे कूदते हैं पैर के बल तो आप देखते होंगे कि आपके पैर में ज़्यादा ज़ोर से चोट लगता है, ठीक है। और जब आप पाँव को फ्लेक्स करते हैं तो आपको कम फोर्स लगता है। इस एग्जांपल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज़ करिए कि एक 50 kg का आदमी है, मास ऑफ द मैन क्या है 50 kg का आदमी है, और ये हाइट सपोज़ करिए ये 10 मीटर है, 10 मीटर के हाइट से ये बंदा कूदता है, ठीक है। तो ज़मीन पे आने के ठीक मोमेंट पहले, मतलब ज़मीन पे जब गिरेगी उसके ठीक मोमेंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट पहले उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो v बराबर हम जानते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh करके हम लोग फॉर्मूला जानते थे। इसे निकालेंगे v बराबर तो रूट अंडर ट्वाइस ऑफ gh, तो ये हो जाएगा 2 इंटू जी 10 ले लीजिए, मतलब ग्रेविटी जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और हाइट, ये हाइट मान लीजिए 10 मीटर है तो इंटू यहाँ से 10। तो आप देखेंगे कि इस केसेस में क्या हुआ कि आप ऐसा करते हैं कि फॉर द सिंप्लिसिटी हम इसको 5 ही मीटर का हाइट लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ 5 मीटर, तो यहाँ हम एक 5 मीटर लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10, तो ये हो गया आपको वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब ठीक ज़मीन पे गिरने वाला होगा वो आदमी तो उसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो उस केसेस में मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ द मैन, मोमेंटम ऑफ द मैन जस्ट बिफोर लैंडिंग ऑन द ग्राउंड, लैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक। ग्राउंड पर लैंड करने से जस्ट बिफोर उसका मोमेंटम कितना होगा, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मास हो गया उसका 50, ठीक है 50 kg, और वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। आप लिख सकते हो इसको 500
मीटर, ठीक है, 500 kg मीटर पर सेकेंड, 500 kg मीटर पर सेकेंड, या फिर आप लिख सकते हो उसको 500 न्यूटन, ठीक है। ये मतलब मोमेंटम हो गया, ठीक है, सॉरी 500 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। और अगर ये बंदा जब नीचे की ओर कूदता है उस केसेस में अगर वो पाँव को फ्लेक्स नहीं करता है, मतलब उसका पाँव एकदम स्ट्रेच्ड है, तो सपोज करिए, सपोज द person does not flexes his knee, या फिर उसको अपने पैर को फ्लेक्स नहीं करता है, इस फुट, उस केसेस में क्या होता है कि उसका मोमेंटम एब्रप्टली चेंज होगा। तो सपोज करिए कि सपोज द टाइम टेकन टू कम इन रेस्ट इज़ 1 सेकेंड, मतलब तब क्या होगा 1/10 ऑफ सेकेंड, मतलब कि जैसे ही वो ज़मीन पे कूदा तो सेकेंड के 10वें हिस्से में वो रेस्ट में आ गया, क्योंकि पाँव को तो उसने फ्लेक्स नहीं किया। तो सपोज द person comes into rest in 1/10 सेकेंड, ठीक है, 1/10वें सेकेंड में वो रेस्ट में आ गया, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डेल पी, ठीक है। इस केसेस में अगर आप देखेंगे कि इस केसेस में चेंज इन मोमेंटम तो वही है, यहाँ पर डेल पी क्या है, kg मीटर, 500 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अगर उसने पाँव को फ्लेक्स किया तो एवरेज 1 सेकेंड का टाइम लग गया। तो फोर्स जो है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जो फोर्स न्यूटन्स के हिसाब से जो फोर्स F होता है वो डेल P बाई डेल T होता है, मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स होता है, ठीक है। इस एग्जांपल को मैं अभी इसलिए फॉरवर्ड करके लाया हूँ कि आप समझ पाएँ कि फोर्सेस एक्चुअली मोमेंटम पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये देखिए चेंज इन मोमेंटम इतना हो गया, टाइम कितना लगा है, इतना 1/10 ऑफ सेकेंड। तो उस आदमी पे जो अपने पाँव को फ्लेक्स नहीं करेगा उस पर कितना फोर्स लगेगा अचानक से, तो F बराबर डेल P बाई डेल T, मतलब डेल P हो गया 500, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड, और डेल टी हो गया 1/10। तो कहीं ना कहीं उस आदमी पे 5000 न्यूटन का फोर्स लगेगा जब वो आदमी अपने पाँव को फ्लेक्स नहीं करेगा। और हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वो सेकेंड के 10वें हिस्से में ही रेस्ट में आ जाएगा। उस केसेस में उस पर 5000 न्यूटन का फोर्स लगा, तो नेचुरल है कि वो आदमी बचेगा या मर जाएगा, उस पर ज़्यादा हर्ट लगेगा, ज़्यादा चोट लगेगी उसको, उसके पाँव में जो है, हो सकता है उसकी हड्डियाँ टूट जाए। लेकिन यही बंदा जो अपने बिना पाँव को फ्लेक्स किए हुए ज़मीन पे कूदा, अगर वो फ्लेक्स करता और सपोज करिए कि उसको रेस्ट में आने में 1 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है, वो फ्लेक्स करने के बाद 1 सेकेंड में रेस्ट में आ जाता, तो उस केसेस में चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, डेल पी तो वही रहता जो इस केसेस में यहाँ डेल पी आपने निकाला है, यही रहता, लेकिन टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड। तो फोर्स कितना लगेगा, डेल पी बाई डेल टी। तो डेल पी बाई डेल टी मतलब डेल पी कितना, डेल पी हो गया आपको 500 kg, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और डेल टी टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड का समय लगा। तो उस केसेस में जो है सो फोर्स आपको केवल कितना लगता है, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगता है, मतलब 500। उस केसेस में कितना फोर्स लगता है, तो ये 500 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि कैसे आपका फोर्स, जो बॉडी पे फोर्स लगेगा, वो केवल चेंज इन मोमेंटम पे ही नहीं डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड करता है। और इसी के साथ हमने ये जान लिया कि इम्पैक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन द मोशन ऑफ ए बॉडी does not only depend on the change in momentum, it also depend on how fast the changes have been brought about। अगर आप देखे होंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि जब आप सीमेंट पे कूदते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट से जब आप सीमेंट पे कूदते हैं और वहीं जब बालू का एक ढेर है वहाँ पे कूदते हैं, तो दोनों में आपको चोट कब ज़्यादा लगती है, जब आप सीमेंट पे कूदते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सीमेंट पे कूदते हैं तो आप अचानक से रेस्ट में आ जाते हैं, आपके मोमेंटम में जो बदलाव होनी है वो काफ़ी कम समय में हो जाती है। और जब आप सैंड पे कूदते हैं तो उस केसेस में क्या होता है कि आपको रेस्ट आने में टाइम लग जाता है। तो रेस्ट आने में जब टाइम लगता है तो आपके मोमेंटम में जो बदलाव है वो अचानक से नहीं आती है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आती है, और इसलिए आपके पैरों को काफ़ी कम चोट लगता है। तो इससे ये आज कंक्लूड हो गया कि हमारा फोर्स हमारे मोशन को इम्पैक्ट करता है, और जो उसका इम्पैक्ट होता है वो बॉडी के मास पे, बॉडी के वेलोसिटी पे, और हाउ फास्ट दोनों के कितना, दोनों मोमेंटम में कितना फास्टली चेंज आया उस पर डिपेंड। सो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मोमेंटम
and how the momentum influences the motions. We also have discussed that it's not only the momentum that influences the motion, it's the rate of change of momentum, that is the duration in which the changes has been brought about, is also important. Now we come up with the न्यूटन सेकेंड लॉज स्टेटमेंट. इन सभी ऑब्जर्वेशंस के बाद जो हमने अभी तक देखा, अब न्यूटन का स्टेटमेंट काफ़ी क्वाइट क्लियर हो जाता है जब उन्होंने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द लिनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द लिनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इट ऑन द बॉडी. मतलब कि अगर समझिए कि किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है ये एफ एक्सटर्नल है, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दैट इज़ टी पी बाई डी टी. हमारा न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था वो यही था, और साथ में उन्होंने ये कह रखा था कि द चेंजेस टेक प्लेस, ये जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा डी पी बाई डी टी, इसका जो डायरेक्शन होगा, द चेंजेस टेक प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शंस में वो चेंजेस होगा. तो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉज विच सेज कि अगर किसी वस्तु पे लगने वाला फोर्स एफ एक्सटर्नल है और उस वस्तु का मोमेंटम का चेंज रेट ऑफ चेंज डी पी बाई डी टी है तो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी. मतलब इसको ऐसे जो है सो हम समझे कि सपोज करिए कि कोई बॉडी है, ठीक है, हेयर इज़ अ बॉडी एंड दिस बॉडी इज ऑफ मास m मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, ये केस है. अब इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई होता है, हम अभी फ़िलहाल एज्यूम करते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है, इस पे एक फोर्स अप्लाई हुआ एफ एक्सटर्नल. इस फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से अब इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई. क्या इस पे जो फोर्स अप्लाई हुआ, मान लीजिए कि टी ड्यूरेशन तक, टी टाइम तक जो है कि टाइम इक्वल टू टी तक इस पे एक फोर्स अप्लाई हुआ, तो टी टाइम के बाद जो इसकी वेलोसिटी हुई वो क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई v, ठीक है, मास तो m था ही, ठीक है. तो ये जो ड्यूरेशन है यहाँ से यहाँ, ये टाइम इक्वल टू 0 है और t इज इक्वल टू टी है, ठीक है. तो टी टाइम पे आप देख रहे हैं कि फोर्स हट गया है, तो फोर्स जो है एफ एक्सटर्नल वो टी टाइम तक अप्लाई किया गया, इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u थी अब v हो गई. तो यहाँ जो मोमेंटम होगा इनिशियल मोमेंटम पी आई, पी इनिशियल, ठीक है, पी आई इनिशियल कर सकते हो, पी आई इनिशियल क्या होगा तो m इंटू वेलोसिटी u, और जो फाइनल होगा मोमेंटम p फाइनल, फाइनल अगर आप लिखो तो m इंटू वेक्टर v. तो चेंज इन मोमेंटम आप लिख सकते हो डेल p कितना हुआ बॉडी का, तो ये हो जाएगा m v माइनस m u, और इसको आप लिख सकते हो कि अब अगर न्यूटन्स लॉ के हिसाब से लिखोगे तो फोर्स f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज़, तो डेल p बाई डेल टी, ठीक है. जो फोर्स f है वो डेल p बाई डेल टी के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है. अब आप एक चीज़ जानते हो कि ये तो था कि डेल टी टाइम में, और यही जब डेल टी टाइम टेंडिंग टू 0 होगा, मतलब जो बहुत स्मॉलेस्ट इंटरवल में आप लोगे तो इसको आप लिख सकते हो फोर्स f इज़ प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी. एफ क्या है, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है वो है, ठीक है. तो अब हम जानते हैं कि मोमेंटम होता क्या है, तो p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी v, ठीक है. तो जब आप करोगे डी पी बाई डी टी तो क्या हो जाएगा d, और ये हो जाएगा m इंटू वैक्टर v बाई डी टी हो जाएगा. तो मास और वेलोसिटी दोनों का डेरिवेटिव है, तो आप तो जब पता है v इंटू यू के फॉर्मूला से जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा कि ये m बाहर निकलेगा, ये डी v बाई डी टी और प्लस फिर ये v आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डी एम बाई डी टी है, ठीक है. तो ये रहा आपका डी पी बाई डी टी का फॉर्मूला. मतलब अब आप कह सकते हो कि अगर इसको, ये प्रोपोर्शनलिटी को अगर पर्टिकुलर कांस्टेंट से आप तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के यहाँ पे डी पी
बाई डी टी, जहाँ के क्या है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाए हो इसलिए यहाँ पे के कांस्टेंट डाले हो, और डी पी बाई डी टी क्या आ गया, इतना बड़ा टर्म आ गया। तो आप कहीं ना कहीं लिख सकते हो कि बॉडी पर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, ठीक है, एफ एक्सटर्नल, वो क्या हो गया, तो वो हो गया तुमको के यहाँ से, और ये कोस्ट ले लो, एम डी वी बाई डी टी प्लस वेलोसिटी वी बार में, और यहाँ पे डी एम बाई डी टी। तो ये जो ऑब्जेक्ट आपको हम कह रहे हैं, अगर ये कांस्टेंट मास का ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जब फोर्स लग रहा था या फिर मोशन के दौरान उस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में बॉडी का ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कांस्टेंट है, तो हम क्या इसको मानेंगे, ज़ीरो हो जाएगा। कब, कांस्टेंट मास के लिए, कांस्टेंट मास के लिए ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के, और यहाँ पे एम, और यहाँ पे डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो के टाइम्स ऑफ एम इंटू ए, ठीक है। तो फोर्स क्या आ गया, तो फोर्स एफ एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल, ये आपको कितना आ गया, ये आपको आ गया यहाँ से के इंटू यहाँ पे एम, यहाँ पे ए, ये आया। अब जो हमारा सी जी एस यूनिट में और एस आई यूनिट में जो हम फोर्स का यूनिट चुनते हैं, उसमें चुनने की वजह से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कब, इन if the unit of force and mass is in, if the units of force and mass is selected in SI unit as well as CGS unit, ठीक है। तो ये के की वैल्यू 1 आ जाती है, और तब हमारे पास निकल के क्या आता है, दैट एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन ए। नहीं, मतलब बॉडी पे लगने वाले फोर्स की वजह से बॉडी जो एक्सेलरेशन, बॉडी में जो वेलोसिटी चेंजेस हुआ, तो वो एक्सेलरेशन के द्वारा काउंट होगा। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये जो आपका फॉर्मूला है वो कब है, ये है जब मास कांस्टेंट, फॉर कांस्टेंट मास केस, फॉर कांस्टेंट मास केस, और कब, व्हेन द एक्सेलरेशन इज मेजर्ड फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो फॉर्मूला है वो कब अप्लाई होता है, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, तब ये एप्लीकेबल है। तो आपने देखा कि कैसे आपने कांस्टेंट मास का केस लिया और डी एम बाई डी टी को ज़ीरो किया, और तब जा कर के जो आप हमेशा पढ़ते हैं एफ इक्वल टू एम ए, वो कैसे डिराइव हुआ। तो न्यूटन ने ये नहीं कहा कि एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। न्यूटन साहब ने क्या कहा था कि रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम जो है वो एफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा हुआ। तो इससे आप देख सकते हैं कि F इक्वल टू जो आपका MA का इक्वेशन निकला, तो अब आप कह सकते हो कि यदि फोर्स का यूनिट क्या हुआ, आप अगर 1 न्यूटन में चलते हो, ऐसा यूनिट में चलते हो, तो 1 न्यूटन इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ कितना, तो A इज इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में 1 kg के मास में अगर आप 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो वो फोर्स 1 न्यूटन कहलाता है। और CGS में जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन होता है, डाइन, ठीक है। तो 1 डाइन मतलब क्या हो गया कि किसी बॉडी का जो मास है यदि वो 1 ग्राम है और उसमें एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब 1 डाइन का फोर्स आप लगा रहे हो। तो ये तो हुआ यूनिट ऑफ फोर्सेस। और ये जो रिलेशन है कि आपका ये 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्विवेलेंट होता है। तो ये आप फोर्स का जो मतलब यूनिट्स है इसके बारे में आप इससे समझ सकते हैं। वी हैव डिराइव्ड the Newton's second law's equation, which was
वेक्टर एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से है। तो ये तो था कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो है, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, दिस वाज द नेट एक्सटर्नल फोर्सेस। नेट एक्सटर्नल फोर्सेस करने के मतलब को आप समझ चुके हैं कि जैसे कोई बॉडी है, सपोज करिए दिस इज अ बॉडी, ठीक है, और इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, F3 फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि हर फोर्सेस मिलके इस बॉडी का इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में न्यूटन सेकेंड लॉ क्या करेगा, इस सारे फोर्सेस का वेक्टोरियल सम ले लेगा, जिसको हम बोलेंगे एफ एक्सटर्नल, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, जो भी फोर्सेस काम कर रहे होंगे एक्सटर्नली उसका वेक्टर एडिशन ले लेंगे। और ये जो वो जो F एक्सटर्नल है, इट इज इक्वेटेड विथ टू द मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सेलरेशन बॉडी का एक ही होगा, ऑल्दो उस पर डिफरेंट फोर्सेस लग रहे होंगे। अभी जैसे छोटा सा एग्जांपल कि कैसे न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कि जैसे सोचिए कि एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का मास है यहाँ पे 3 kg, ठीक है, और ये जो बॉडी 3 kg का मास है, ये आपको 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, और इस पे कहा जाता है कि t=0 टाइम पे एक फोर्स इस पे अप्लाई होता है F, ठीक है। ये फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी जो है वो 25 सेकेंड में, t=25 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, तो 3.5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो आप वो पूछेगा कि इस पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप जानते हैं कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास, मतलब मास हो गया 3 kg इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डेल v बाई डेल टी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3.5 मीटर पर सेकेंड माइनस 2.2 मीटर पर सेकेंड बटा 25 सेकेंड। तो जब आप इसको करोगे ये हो गया आपका कितना, 3 kg, 3 इंटू 1.5 बाई 25, तो ये हो जाएगा kg, यहाँ पर मास है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके आएगा, तो ये हो जाएगा आपको 0.18 न्यूटन के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे न्यूटन्स लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं। मोशंस को देख करके, ऑब्जर्व करके ये समझ गए कि फोर्सेस उस पर क्या अप्लाई हो रही है, और दूसरा वाइस वर्सा, फोर्सेस जब दिया रहेगा तो हम मोशंस को ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ये जो चीज़ था वो न्यूटन सेकेंड लॉ का जो है सो से हम लोग क्वान्टिफाई कर पाते हैं। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पे कि भैया न्यूटन सेकेंड लॉ से और क्या क्या चीज़ें हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहली बात यहाँ देखिए कि नो फोर्सेस इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये बात जो कही है न्यूटन से फर्स्ट लॉ का पार्ट है ये, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। अगर आप इसको कहें तो दिस इज द फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ का पार्ट है। कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, माइंड इट दैट यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर यूनिफॉर्मली इन ए सर्किल तो बात दूसरी है, फिर उसको घुमाने के लिए फोर्सेस लगेगा। जब सर्किल में घुमाएंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ना, लेकिन यहाँ पे क्या अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है तो उसमें कोई फोर्सेस नहीं रिक्वायर्ड होती, नो फोर्सेस रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जब बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, u जो है सो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये आप सेकंड लॉ से ये डिड्यूस कर सकते हैं कि नो फोर्सेस इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा है एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर कहीं भी मोशन में आप एक्सेलरेशन को नोटिस करते हैं, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी को नोटिस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस की इन्फ्लुएंस की वजह से ही होगा। अब जैसे देखते हैं कि एक्सेलरेशन कब पॉसिबल है, आप देखिए एक्सेलरेशन पॉसिबल कब है, एक्सेलरेशन पॉसिबल है जब आपका स्पीड चेंज होगा, ठीक है, या नहीं तो आपका डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, ठीक है, ऑफ मोशन चेंज होगा।
नहीं तो स्पीड नहीं डायरेक्शन ऑफ मोशन, और नहीं तो वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगा, तभी एक्सेलरेशन पॉसिबल है। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस की आवश्यकता होती है। तो जब स्पीड चेंज होगा, इसका मतलब आप इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगा इट एक्ट आइदर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट इधर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो एक्सीलरेशन होगा, क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब उसको बोलेंगे डी एक्सीलरेशन का केस, ठीक है। तो ये जब आप स्पीड चेंज होगा, तो जब स्पीड चेंज होगा तब एक्सेलरेशन होगा। तो स्पीड कब चेंज होगा, जब फोर्सेस या तो मोशंस के डायरेक्शंस में होगी या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कब चेंज होगा, तो जब फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे नॉर्मली अप्लाई होगा। जैसे आप देखेंगे कि सपोज करिए कि एक बंदा है, ठीक है, अब ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है, इसके हाथ में एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग में जो है सो एक पत्थर बंधा हुआ है। तो ये जो पत्थर बंधा हुआ है, अब इसको ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको सर्कुलरली रोटेट करता है। तो आप देख रहे हैं क्या चीज, इसकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर स्टार्ट ऑफ टाइम पे यहाँ है, v है, होगा। तो जब मोशन का डायरेक्शन बदलेगा तो भी मोशन एक्सेलरेटेड होगा। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब इस पत्थर को आप तेजी से घुमाते हैं, और जितनी तेजी से घुमाते हैं उतनी तेजी से आपको स्ट्रिंग के उसको पुल करना पड़ता है, मतलब पत्थर को पुल करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है, अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे होगा, टेंजेंशियल होगा, मतलब हमेशा टेंजेंशियल होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब डायरेक्शन ऑफ मोशन जब आप इसमें बदल रहा है, तो आप फोर्सेस क्या अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केसेस में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स अप्लाइडेड नॉर्मली, फोर्स अप्लाइडेड नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तब क्या होगा, जब फोर्स आपको डायरेक्शन ऑफ मोशंस के नॉर्मल अप्लाई होगा तो क्या होगा, तो आपका उसका डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और जब आप वेलोसिटी चेंज होगी तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की जो है इधर वेलोसिटी v है, ठीक है, अब इस फोर्स अप्लाई हुआ इधर F, तो ये F का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शंस में, वो क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। और ये इस फोर्स का जो कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शंस में है, वो क्या करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ मोशंस को इन्फ्लुएंस करेगा। इस बात को समझिए कि जो फोर्सेस आपके वेलोसिटी के अलोंग होगा, वो फोर्सेस उसकी वेलोसिटी की स्पीड, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड को चेंज करेगा, और जो फोर्सेस उसके नॉर्मल होगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशंस को इन्फ्लुएंस करेगा। ये था कि चीज की एक्सीलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। अब दूसरा कहता है कि मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस। तो आपने देखो एग्जांपल से देख ही लिया कि अगर आपको पता है कि बॉडी की वेलोसिटी में का मास क्या है, और बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंजेस है वो कितने ड्यूरेशंस के बीच में आई है, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या चीज, कि मास इंटू वेलोसिटी। अब लिखिए m, यहाँ पे हो गया v माइनस u बाई यहाँ पे टाइम t, या डेल t कर दो। तो जब वेलोसिटी चेंजेस का ड्यूरेशंस पता है तो आप उससे फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस मतलब क्यों, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या किया था, उन्होंने फोर्स को क्वांटिफाई किया था। फोर्स क्वांटिफाइड हो गया था इनके टाइम में, क्वांटिफाइड हुआ था बाय इक्वेशन दिस। दूसरा है सेकंड लॉज ऑफ मोशन इज अ वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ कहने का क्या मतलब है कि जैसे जो नेट रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स है F एक्सटर्नल, ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन a। तो इसलिए एक वेक्टर इक्वेशन है। इसको अगर आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो x डायरेक्शंस में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, F, ठीक है,
आप इसको लिखोगे एफ एक्स, ठीक है। ये एफ एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो एम इंटू ए एक्स होगा, ठीक है। उसी तरह से वाई डायरेक्शंस की जब बात होगी, वाई डायरेक्शंस की, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एफ एक्सटर्नल का जो वाई कंपोनेंट होगा दिस इज नथिंग बट द मास इनटू ए वाई, ठीक है। और उसी तरह से अगर जेड कंपोनेंट की बात होगी, मतलब कि एफ एक्सटर्नल और जेड कंपोनेंट तो एम इंटू यहाँ पे ए जेड। तो आप क्या देख रहे हो कि एक वेक्टर लो है, और आप ये भी देख रहे हो कि जो आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो केवल एक्स डायरेक्शंस के एक्सेलरेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये जो वाई कंपोनेंट है नेट एक्सटर्नल फोर्स का वो केवल वाई डायरेक्शंस के एक्सेलरेशंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जो जेड कंपोनेंट है नेट एक्सटर्नल फोर्स का वो केवल जेड डायरेक्शंस के एक्सेलरेशंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब कि जेड डायरेक्शंस के वेलोसिटी को, बॉडी के वेलोसिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये कह रहा है कि एक वेक्टर लो है। वेक्टर लो कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करिए कि कोई बॉडी है और बॉडी की वेलोसिटी v इधर है और उस पर फोर्स लगता है इधर, ठीक है, तो ये फोर्स जो है वो बॉडी के मोशंस को, वेलोसिटी को, बॉडी के वेलोसिटी को, केवल वेलोसिटी के उसी कंपोनेंट को इन्फ्लुएंस करेगा जो फोर्स की डायरेक्शंस में होगी। जैसे कि आप देखते हैं प्रोजेक्टाइल जब फ्री फॉल में होता है तो आप उसका एक दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है, एक वर्टिकल वेलोसिटी होता है। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी केस की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो क्या लगती है, वर्टिकली लगती है, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है। और जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं लग रहा होता है, जब हम ये अज्यूम करते हैं कि एयर नेग्लिजेंस और थ्रस्ट वगैरह जीरो है, तो उस केसेस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसी बात को लेकर के यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा है एप्लीकेबल टू ए सिंगल पॉइंट पार्टिकल। इस बात को समझिए कि जो न्यूटन्स का लॉ है वो यह मान करके दिया गया है कि बॉडी का सारा जो मास है वो एक सिंगल पॉइंट पे निहित है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो भी लॉज है वो सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। ऑल्दो हम लोग आगे बढ़ेंगे जब एक्सटेंडेड बॉडी को लेकर के, जब उसका सेंटर ऑफ मास हमें पता होता है तो उसके अराउंड, सेंटर ऑफ मास के अराउंड हम लोग फिर जो है ये इक्वेशंस उसमें लगा पाते हैं। तीसरा कह रहा है क्या चीज है कि सेकेंड लॉज ऑफ मोशन जो लोकल रिलेशंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये लोकल रिलेशंस करने का क्या मतलब हुआ, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जो इक्वेशंस आप देख रहे हो, अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस अगर बॉडी पे F फोर्स लग रहा है तो उसी क्षण बॉडी का एक्सीलरेशन जो होगा वो a होगा और तब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। कहने का मतलब क्या है कि बॉडी का एक्सीलरेशन जो है वो पास्ट टाइम पे, पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि सपोज करो कि ट्रेन है, ये ट्रेन, सपोज करिए ये कार है, ट्रेन छोड़िए कार ही से ले लीजिए। अब ये कार जो है, ये कार सपोज करिए इस डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन, इस कार का एक्सेलरेशन है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और जब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब इसकी वेलोसिटी होती है 20 मीटर पर सेकेंड, एक पत्थर यहाँ से ड्रॉप किया जाता है, छोड़ा जाता है, ठीक है। तो जैसे ही पत्थर को छोड़ा जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, जो कार की वेलोसिटी थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो हिस्ट्री पे डिपेंड करती है। जो पुरानी हिस्ट्री थी, जब वो कार में था उस समय जो उसने वेलोसिटी एक्वायर कर रखा था, वो कार से गिरते वक्त भी उसकी वही वेलोसिटी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अभी एक्सेलरेशंस क्या होगा इस मतलब छोटे से बॉडी का, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस पे जो कार के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा था इस डायरेक्शंस में, जिसकी वजह से कार के पास एक एक्सेलरेशन था, तो वो अब जैसे ही उसको छोड़ा गया उस समय वो चीज़ नहीं अप्लाई हो रहा है, इसलिए इसकी एक्सेलरेशन 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो पास्ट रिलेशंस है इस बॉडी का कार के साथ, उस पे उस हिस्ट्री को लेकर के आगे हम एक्सेलरेशंस नहीं बता सकते। ये केवल एक लोकल पॉइंट पे ये क्वेश्चंस जो है सो जस्टिफाई होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। दूसरा कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास, भैया आप जानते हो कि F इज इक्वल टू क्या होता है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो अब आप एक चीज बताओ कि एक्सीलरेशन क्या होता है, A बराबर F/m। इस इक्वेशन से तो क्वाइट जाहिर है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसमें कम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर एक सेम ही फोर्स आप अप्लाई करोगे तो इसको क्या बोलेंगे, हम इनर्शिया बोलेंगे।
तो उन्होंने इनर्शियल मास को ऐसे डिफाइन किया कि इनर्शियल मास क्या है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन द बॉडी। मतलब यदि ए इज इक्वल टू हम 1 ले लें तो एफ इज इक्वल टू एम हो जाएगा, होगा ना। तो मतलब क्या है कि इनर्शियल मास इज डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन, ठीक है, इन ए बॉडी। व्हाट इज इनर्शियल मास? फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन ए बॉडी। तो ये सब सारे कंसेप्ट जो है सो हमारे न्यूटन सेकेंड लॉज के कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पे जो है सो है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये एक पॉइंट पार्टिकल पे अप्लाई होता है। तो जब आप उसको एक्सटेंडेड बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि बॉडी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो, और तब आप F इक्वल टू ma का इक्वेशन उस पर डिराइव मतलब उस पर स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, नाउ वी विल गोइंग टू सी मच मोर प्रॉब्लम इन कमिंग डेज।